मिट्टी की खुशबू और टूटे सितारों की दास्तान। आज हम यह कहानी पढ़ेंगे और सुनेंगे भी। ध्वनि नाम की एक लड़की थी, नर्म सी, मासूम सी, पर दुनिया देखकर समझदार भी। वह राजस्थान के एक छोटे गांव में रहती थी। उसकी माँ मिट्टी के घड़े बनाती थी और पिता खेतों में पसीना बहाते थे। ध्वनि को बारिश की मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद थी। वह कहती, माँ, यही खुशबू तो मेरा असली घर है। लेकिन घर में सब कुछ इतना मीठा नहीं था। उसके पिता का स्वभाव कभी कभी तेज हो जाता था। शायद गरीबी का बोझ या जिम्मेदारियों का डर उन्हें अंदर से खा रहा था। ध्वनि सब समझती थी, लेकिन कभी किसी से कुछ न कहती। उसका तरीका बस इतना था, माँ के पास जाकर धीरे से उनकी गोद में अपना सर रख देना और माँ भी मुस्कुराकर उसके बालों को प्यार से सहलाती। इतनी छोटी सी उम्र में ही ध्वनि ने सीखा था कि दर्द भी अपना घर ढूंढ लेता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और ध्वनि भी सयानी होती गई। स्कूल और फिर कॉलेज। ध्वनि बड़े शहर पहुंची। यहाँ उसने पहली बार आज़ादी का स्वाद चखा और पहली बार किसी पर भरोसा भी किया। उसका नाम था दक्ष। शहर का लड़का, कॉलेज की हर लड़की का सपना। पर दक्ष को जैसे ध्वनि में कुछ अलग ही दिखा। धीरे धीरे बातचीत, हंसी मजाक, कॉफी पर मुलाकातें, सब मिलकर एक कहानी बन गई। ध्वनि ने पहली बार किसी पर आंख मूंद कर दिल से भरोसा किया। एक शाम कॉलेज की छत पर दक्ष ने कहा, ध्वनि, मैं तुम्हें हमेशा संभालूंगा, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर ध्वनि बहुत खुश हुई, पर जिंदगी को शायद उसकी खुशी से जलन थी। उसी रात ध्वनि ने दक्ष को किसी और लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार की बातें करते हुए देख लिया। और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, वह लड़की थी ध्वनि की सबसे करीबी दोस्त ईशा। ध्वनि को मानो काटो तो खून नहीं, उसकी दुनिया एक झटके में बिखर गई। ईशा की नज़र उस पर पड़ गई और ईशा ने हंसते हुए ध्वनि से कहा, ध्वनि, प्यार तुम जैसी लड़कियों के बस की बात नहीं। यह वाक्य ध्वनि के कानों में गर्म तेल की तरह पड़ा। उस रात ध्वनि को इतना सदमा लगा कि उसकी आंखों के आंसू सूख गया। वह बिल्कुल रोई नहीं। उसका दिल पत्थर हो गया। किसी तरह से ध्वनि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक और बड़े शहर में नौकरी करने चली गई। जिंदगी फिर धीरे धीरे संभलने लगी। कॉलेज के दर्द को वक्त की धूल ढकने लगी। तभी उसकी जिंदगी में आया विहान, उसका ऑफिस बॉस। गंभीर सा आदमी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी। विहान हमेशा उससे कहता, तुम अपनी जिंदगी में दूसरों को इतनी जगह देती हो, कभी खुद के लिए अपनी जिंदगी में जगह बनाई है? ध्वनि हंसकर बात टाल देती। धीरे धीरे विहान की परवाह ध्वनि के दिल में जगह बनाने लगी। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, कमजोर दिल और सच्चे दिल कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा खाते हैं। एक रात देर तक ऑफिस में काम करते समय ध्वनि को विहान के लैपटॉप में
एक फाइल मिली जो शायद गलती से खुली रह गई थी। फाइल में लिखा था विहान शर्मा, ट्रीटमेंट, क्लिनिकल काउंसलिंग फॉर एंगर एंड नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, और नीचे एक लाइन, केस हिस्ट्री, इमोशनल मैनिपुलेशन ऑफ प्रीवियस पार्टनर्स। ध्वनि का दिल धक से रह गया। क्या वह फिर किसी गलत इंसान पर भरोसा कर रही थी? उसने और जांच की। तभी उसने पाया विहान के घर को पहले भी 2 लड़कियां इसी तरह छोड़कर जा चुकी थी, टूट कर, बिखर कर। ध्वनि कांप उठी। किस्मत शायद अब भी उसकी परीक्षा ले रही थी। जिंदगी फिर एक बार उजड़कर वीरान हो गई। उसने उसी रात सब छोड़कर ऑफिस बदल लिया। महीनों बाद जब ध्वनि गांव लौटी अपनी मां को देखने, तो उसने एक गहरा सच जाना। उसकी मां ने रोते हुए कहा, बेटा ध्वनि, तुम्हारी जिंदगी में जो भी लोग आए, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई, जिनके कारण तुम्हारी जिंदगी में इतनी उथल पुथल मची, यह सब एक संयोग नहीं था। ध्वनि चौंक गई। मां ने आगे कहा, दक्ष, ईशा, विहान सब एक ही इंसान से जुड़े थे। ध्वनि जोर से चिल्लाई, कौन है वो? मां की आंखें भर आई और रोते रोते उन्होंने कहा, तुम्हारे चाचा का बेटा आर्यन। ध्वनि की पूरी दुनिया जड़ हो गई। आर्यन, जो बचपन से उसे जलता था, क्योंकि परिवार में हर कोई उसे खूबसूरत, मेहनती, मासूम कहता था। मां ने बताया, आर्यन ने ध्वनि को धोखा देने के लिए दक्ष को पैसे दिए थे। आर्यन और ईशा पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। विहान के साथ भी आर्यन की दोस्ती थी। उसी ने विहान के दिमाग में झूठी बातें भरी कि ध्वनि उसे पसंद करती है और उसे बस थोड़ी शुरुआत चाहिए। ध्वनि सुनती रही, सांसें टूटती रही, आंसू बहते रहे। आज उसे पता चला कि उसकी खुशी के रास्ते में हमेशा उसका अपना ही खून खड़ा रहा। ध्वनि ने उसी रात आर्यन का सामना किया। वह बेशर्मों की तरह हंस रहा था। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था। वह बोल पड़ा, ध्वनि, तुम जितनी अच्छी थी उतनी ही खतरनाक भी। अगर तुम जरा सी भी आगे बढ़ जाती तो घर वालों की नजर मुझसे हट जाती। ध्वनि को उसकी आंखों में गुस्सा, नफरत और पागलपन दिख रहा था। ध्वनि भी कांप रही थी, लेकिन डर के मारे नहीं, वह भी गुस्से से जल रही थी। वह जोर से चिल्लाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? आर्यन ने ठंडे स्वर में कहा, तुम पैदा हो गई, यही सबसे बड़ी गलती थी। ध्वनि ने उस रात एक भी बूंद आंसू का नहीं बहाया। उसने सिर्फ एक निर्णायक फैसला लिया। वह अपना आज और अपना कल किसी और की नफरत से नहीं, बल्कि अपनी ताकत से बनाएगी। ध्वनि अगले दिन शहर लौट आई। उसने मनोविज्ञान और काउंसलिंग का कोर्स किया ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके जिनकी जिंदगी में भी ऐसे आर्यन मौजूद हों। धीरे धीरे उसका दर्द उसकी पहचान नहीं रहा, उसकी ताकत बन गया। कुछ सालों में ध्वनि ने अपना खुद का इमोशनल हीलिंग सेंटर खोल दिया। ध्वनि अब दूसरों को सिखाती थी, तुम्हारी कहानी दूसरों की चालों से नहीं, तुम्हारे फैसलों से बनती है। दुनिया तुम्हें गिराने के लाख बहाने देगी, पर तुम्हारा उठना सिर्फ एक वजह चाहता है, तुम खुद। ध्वनि का हीलिंग सेंटर सफल होने लगा था। दूसरों से धोखा खाए लोग, प्यार में असफल हुए लोग उसके पास आते
रोते, टूटते और वह उनकी बातों में अपने पुराने दर्द का अक्स देखती। लेकिन दर्द जितना दबाया जाता है उतना गहरा जहर बनकर लौटता है। एक दिन उसकी सेंटर की रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैम, कोई आपसे बिना नाम बताए मिलना चाहता है। ध्वनि ने सोचा कोई मरीज होगा, पर जब वो बाहर निकली उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। आर्यन, वही आर्यन, इसकी बर्बादी का कारण, उसकी खुशियों का दुश्मन, उसका अपना खून, उसकी जिंदगी का सबसे कड़वा सच। पर इस बार आर्यन की आंखों में घमंड और गुस्सा नहीं, डर था। आर्यन कांपते हुए बोला, ध्वनि, मेरी बात सुनो, मुझे बचा लो, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। ध्वनि हंसी नहीं, गुस्सा नहीं हुई, बस उसने शांत भाव से पूछा, क्यों? अब मुझसे मदद मांगने क्यों आए हो? आर्यन की सांसें तेज थी। मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हारी जिंदगी तबाह की थी। ध्वनि स्तब्ध रह गई। आर्यन बोला, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया, लेकिन इस खेल का असली खिलाड़ी वह मैं नहीं, कोई और था। उसके शब्द हवा में ठंड की परत की तरह फैल गए। ध्वनि ने ठहर कर पूछा, कौन? आर्यन की आंखें डर से फैल गई। वह पीछे हटने लगा। वे हमें देख रहे हैं ध्वनि, मुझे लगता है वो यहीं आसपास हैं। लेकिन जैसे ही वह पलटा, एक बाइक तेजी से आई और मानव को उड़ा कर ले गई। सब कुछ एक सेकंड में खत्म। ध्वनि सिर्फ बाइक की आवाज और आर्यन की चीख सुन पाई। पुलिस ने अपनी जांच करी और कहा, एक आम हादसा। पर ध्वनि को एहसास था यह हादसा नहीं था, किसी ने आर्यन को साजिश से हटाया था। घर आते ही उसे दरवाजे पर एक नोट मिला। एक खत्म हुआ, दो और बचे हैं। ध्वनि के हाथ डर से कांपने लगे। दो और? कौन दो? अचानक उसके दिमाग में तीन चेहरे चमके, दक्ष, ईशा, विहान। पर वे तो आर्यन से जुड़े थे। तो फिर तो जिस इंसान ने यह सारा खेल रचा था, क्या वही इन तीनों के पीछे भी था? उसने नोट को फिर पढ़ा। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, मैं तुम्हें बचा रहा हूं ध्वनि, क्योंकि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ध्वनि ने गहरी सांस लेकर आर्यन के फोन की कॉल डिटेल्स पाने की कोशिश की। उसके अंतिम लोकेशन, अंतिम कॉल, अंतिम मैसेज। फोन पुलिस के पास था। आर्यन की कॉल डिटेल्स देखकर ध्वनि का दिल जम गया। आर्यन की डिलीट हुई चैट में सबसे आखिरी मैसेज भेजने वाले का था दक्ष, वही दक्ष जिसने उसे पहली बार धोखा दिया था। पर कहानी यही नहीं रुकी। पुलिस ने फोटो दिखाए। जिस लोकेशन से आर्यन ने दक्ष को आखिरी मैसेज भेजा था, वह लोकेशन ध्वनि के हीलिंग सेंटर के पास की थी। मतलब कुछ दिन पहले दक्ष भी ध्वनि को देख रहा था। उस दिन ध्वनि को अपने सेंटर के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांक कर देखा तो बाहर अंधेरा था। वह कमरे में लौटने लगी कि अचानक उसका फोन बजा। ध्वनि ने कांपते हाथों से फोन उठाया। उधर से वही आवाज जिसे उसने बरसों पहले अपने सीने में दफन किया था। कैसी हो ध्वनि? दक्ष। ध्वनि की सांसें रुक सी गई। दक्ष हंसा, एक अजीब सी थरथराती हुई हंसी।
इतने साल, और तुम अब भी दर्द में जी रही हो, है ना? ध्वनि ने कांप कर कहा। आर्यन को किसने मारा? दक्ष की आवाज विषैली थी। जिसने मारना चाहिए था उसी ने मारा। ध्वनि ने महसूस किया कि उसके चारों ओर की हवा भारी हो रही है। दक्ष बोला, ईशा भी जल्द मिलेगी, विहान भी। तुम्हारे अतीत के हर किरदार को मैं साफ कर दूंगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ मेरा होना चाहिए। ध्वनि ध्वनि का दिल दहल गया। दक्ष, जो कभी उसका प्रेमी था, आज उसका पीछा करने वाला, उसकी जिंदगी को नियंत्रित करने वाला एक खतरनाक जुनूनी बन चुका था। अचानक ध्वनि ने फोन में पीछे किसी की सिसकियां सुनी, एक लड़की की। वही आवाज, वही धीमे से रोने की शैली। ईशा, ध्वनि चिल्लाई। ईशा को छोड़ दो। दक्ष जोर से हंसा। मैंने तुमसे प्यार किया था ध्वनि, लेकिन तुमने मुझे छोड़ा। मैंने इसे मंजूर नहीं किया। फिर उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी हो गई। तुम्हें नहीं पता, मैंने पहले ही दिन से इस खेल की हर चाल खुद बनाई थी। ध्वनि के हाथ से फोन गिरने वाला था। आर्यन का तो सिर्फ मैंने इस्तेमाल किया, मगर असली मास्टरमाइंड तो हमेशा मैं ही था। ध्वनि ने अगले ही सेकंड पुलिस को कॉल किया, पर पुलिस ने कहा कॉल अनट्रेस्ड था। लोकेशन नकली, जैसे किसी ने पूरी योजना बना रखी हो। ध्वनि होटल में शिफ्ट हो गई। सेंटर बंद, फोन ऑफ, लेकिन रात को कमरे के नीचे किसी ने दरवाजे पर लिफाफा रखा। उसमें सिर्फ एक फोटो थी। ध्वनि खिड़की के पास खड़ी हुई और फोटो क्लोजअप में लेने वाला व्यक्ति उसके ठीक पीछे खड़ा हुआ। उसके नीचे लिखा था, मैं तुम्हारे और पास हूं, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। ध्वनि अब डर से आगे बढ़ चुकी थी। आज नहीं तो कभी नहीं। उसने पुलिस और साइबर टीम को खबर की और अपनी खुद की भी जांच शुरू कर दी। यह एक खेल था, मन, दिमाग, आत्मा और अंधेरे में छिपे एक जुनूनी प्रेमी का। पर ध्वनि अब कमजोर नहीं थी। वह टूटे सितारों की लड़की नहीं, आग में तप कर निकला हुआ लोहा थी। आज उसने कसम खाई, एक बार फिर वह नहीं टूटेगी। इस बार अंधेरा टूटेगा, ध्वनि नहीं। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अब अगले भाग में ध्वनि के साथ क्या होगा, क्या उसे सच्चा प्यार मिलेगा या उसकी ज़िंदगी में इससे भी ज़्यादा कड़वाहट घुलेगी, अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगले पार्ट का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।